हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आईपीएल 2022 आपको कुछ तेज गेंदबाज देके गया था जो पिछले एक साल में इंडिया के लिए खेले और कुछ शायद आपके लिए बहुत लंबी रेस के घोड़े बन करके निकले, जिसमें उमरान मलिक की बात होगी, कुलदीप सेन की बात होगी और अर्शदीप सिंह जो टी20 क्रिकेट में अभी भी सेंसेशन बने हुए हैं। लेकिन क्या आईपीएल 2023 भी आपको कुछ ऐसे तेज गेंदबाज दे के गया है जो फ्यूचर में इंडिया के लिए खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं, जिनमें पोटेंशियल नज़र आता है, काबिलियत नज़र आती है। उन खिलाड़ियों की बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं और अपने 5 गेंदबाज इस सीज़न में जो बेहतरीन रहे हैं, जो अच्छे प्रॉस्पेक्ट हो सकते हैं फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनकी बात करने वाले हैं। तो 5 तेज गेंदबाज मैं आपको बताऊंगा और शायद एक मैं पिक भी करूंगा कि कौन सा मेरा वो तेज गेंदबाज है जो मैं देखता हूं कि आगे चल करके इंडिया खेलता हुआ नजर आएगा। आप भी पिक करिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और नए हैं और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए। सबसे पहले हम 5वें नंबर के साथ शुरू करेंगे और 5वें नंबर पर मैंने इस लिस्ट में रखा है हर्षित राणा को। और हर्षित राणा को क्यों रखा मैंने, क्योंकि ज़्यादा मैचेस तो इन्होंने खेले नहीं हैं, सिर्फ 4 या 5 मैचेस इन्होंने केकेआर के लिए खेले। परफॉर्मेंस भी कोई बहुत अच्छी नहीं रही, एक मैच में 2 विकेट लेने के अलावा। लेकिन इनके बारे में मैं आपको बताऊं, गेंदबाजी में इनके जो अच्छी चीज़ है कि इस साल इन्होंने रणजी ट्रॉफी में डेब्यू किया था, 5 मैचेस के अंदर 21 विकेट लिए और सिर्फ 21 साल का ये लड़का है। इनके पास हाइट अच्छी है, अच्छे एरियाज़ में गेंदबाजी करते हैं, डेक को अच्छा हिट करते हैं और स्पेशली जो पेस इनके पास रही है, क्योंकि आप इंडियन क्रिकेट में बहुत कम गेंदबाज ऐसे देखते हैं जो अच्छी पेस से गेंदबाजी कर सकते हैं। ये 21 साल के हैं और लगभग 145 के आसपास की पेस पर गेंदबाजी की है, उससे ज़्यादा भी की है। थोड़ा इनकन्सिस्टेंसी रही है उस पेस में, कभी नीचे आए कभी ऊपर गए, बट मेजॉरिटी ऑफ द बॉलिंग फिर भी 145 के ऊपर की इन्होंने करके दिखाई है। तो एक तो वो एस्पेक्ट है कि इनके पास पेस बहुत अच्छी है। दूसरी चीज़ कि रेड बॉल क्रिकेट का अच्छा एक्सपीरियंस है, इनको रेड बॉल क्रिकेट का आइडिया अच्छा है, क्योंकि इस बार रणजी ट्रॉफी में इन्होंने बहुत ज़बरदस्त गेंदबाजी की थी दिल्ली के लिए। कुछ स्पेल भी इनके बहुत यादगार और शानदार रहे। तो धीरे धीरे करके जैसे इवॉल्व होंगे वैसे ये टी20 क्रिकेट को भी थोड़ा समझना स्टार्ट करेंगे कि वहाँ पर हमें क्या चीज़ें चाहिए, कि जैसे क्लैरिटी ऑफ थॉट होना बहुत ज़रूरी है कि कब कौन सी गेंद फेंकनी है और कब कौन सी गेंद नहीं फेंकनी। एज अ बॉलर इनके साथ देखा गया है कि 3-4 गेंद अच्छी करते हैं, फिर 5वीं-6ठी गेंद पर 2 बाउंड्री खा ली तो ओवर फिर महंगा बन जाता है। बहुत बार किस बल्लेबाज को बाउंसर मारनी है और किसको नहीं मारनी, तो बल्लेबाज की स्ट्रेंथ के हिसाब से भी आपको टी20 क्रिकेट में गेंदबाजी करनी पड़ती है। तो ये जब एक्सपीरियंस आएगा तो उस लिहाज से ये बेहतरीन गेंदबाज बन सकते हैं, क्योंकि एक गेंदबाज में जो आपको चाहिए कि आपके पास पेस है, आप अच्छे एरियाज़ में गेंदबाजी करते हैं, आपके पास अच्छी हाइट है और गेंद को मूव कराने की भी काबिलियत है, और जिस तरह के गेंदबाज हैं ये ऑफ द विकेट भी गेंद को मूव करा सकते हैं। तो अच्छे और बेहतरीन प्रॉस्पेक्ट मुझे नज़र आए। मुझे नहीं पता कि आगे चल के कितने वक्त में इंडिया खेल सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत ही अर्ली डेज है, बट पहली नज़र में मेरे को काफ़ी इंप्रेसिव लगे जो सारे एस्पेक्ट मैंने आपको बताए। उसके बाद अगले गेंदबाज की बात करते हैं और इस लिस्ट में मैंने 4थे नंबर पर रखा है आकाश मडवाल को। इनके पास कुछ खास ज़्यादा पेस नहीं है और टी20 क्रिकेट में एक बड़ी डिबेटेबल चीज़ हो गई है कि आपको क्या फास्टेस्ट बॉलर चाहिए या एक्यूरेट बॉलर चाहिए, क्योंकि अगर आप रिकॉर्ड उठाएंगे और स्टैट्स देखेंगे, जो बॉलर ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ गेंदबाजी करते हैं वो ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। टी20 क्रिकेट की डिमांड ही अलग है। अगर आप लगातार सिर्फ तेज़ गति से गेंदबाजी करते रहेंगे तो आप उमरान मलिक बन जाएंगे, फिर आप उतने सक्सेसफुल होते हुए नज़र नहीं आएंगे। आपने बहुत सारे फास्टेस्ट बॉलर के साथ ये चीज़ देखी है, लॉकी फर्गुसन का भी एग्जाम्पल आपके सामने है। तो आपके पास टी20 क्रिकेट में एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी है, आपके पास वो वेरिएशंस होना बहुत ज़रूरी है कि आपको कब चेंज अप पेस करनी है, बाउंसर को मिक्स कैसे करना है, यॉर्कर कैसे लगानी है और अकॉर्डिंग टू द फील्ड गेंदबाजी कैसे करनी है। आकाश मडवाल के बारे में ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। मुंबई इंडियंस के लिए उन्होंने सेकंड लास्ट मैच में जिस तरह से 6 रन का ओवर डाला था वो आउटस्टैंडिंग था और गेम का वो एस्पेक्ट उन्होंने अब तक दिखाया था। जब हमने मुंबई के अननोन प्लेयर्स की बात की थी तब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि ये वो खिलाड़ी है जिसका डोमेस्टिक में
6 के आसपास का इकोनॉमी रहा है, जो नई गेंद भी अपनी टीम के लिए फेंकता है और पुरानी गेंद जो डेथ ओवर की गेंदबाजी है वो भी करता है। दोनों तरह से गेंदबाजी करने के बाद भी अगर किसी गेंदबाज का इकोनॉमी रेट 6 के आसपास है तो जरूर ये काबिले तारीफ था। वही चीज़ उन्होंने रिफ्लेक्ट करके दिखाई आईपीएल में कि वो पुरानी गेंद से डेथ गेंदबाजी अच्छी कर सकते हैं। और जब रोहित शर्मा उनको नई गेंद से मौका देते हैं तो वो ये भी दिखाते हैं कि वो नई गेंद से भी बेहतरीन गेंदबाजी कर सकते हैं, गेंद को मूव करा सकते हैं और कुछ स्किडी कस्टमर से लगे। भले ही सामने बल्लेबाजों ने कुछ क्रॉस बैटेड शॉट्स खेले जिसका खामियाजा जरूर उनको भुगतना पड़ा, लेकिन गेंद उनके हाथ से, नई गेंद जिस तरह से एक फास्ट बॉलर के हाथ से आइडियली निकलनी चाहिए, कुछ वैसी निकलती हुई नजर आई। तो अच्छे ऑलराउंड गेंदबाज मुझे नजर आए, चाहे वो नई गेंद की बात हो या पुरानी गेंद की बात हो, इवन मिडिल ओवर्स में भी गेंदबाजी करने की बात हो, वो एरिया जरूर रहेगा जिस पर आगे चल करके टेस्ट होंगे। लेकिन प्रोस्पेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से टी20 क्रिकेट में जो डिमांड है और जिस तरह के गेंदबाज चाहिए, उस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी बेहतरीन प्रोस्पेक्ट फ्यूचर के लिए हो सकते हैं। उसके बाद एक और अगले तेज गेंदबाज की बात करें, विजय कुमार बैस। कर्नाटका की तिकड़ी इस बार बहुत फेमस हुई थी जिसमें विद्वत कबीरप्पा, बासुकी कौशिक और विजय कुमार बैस सबसे लेट यही आए थे, लेकिन इनको आईपीएल में खेलने का मौका मिलता है और बाकी दो को नहीं मिलता। तीनों ही बेहतरीन गेंदबाज हैं और तीनों ने ही बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाया था, लेकिन इनको आरसीबी की टीम ने क्यों पिक किया? इसलिए पिक किया कि ये गेंद के साथ मिक्स बहुत अच्छा करते हैं, इनके पास वो वेरिएशंस हैं, ये नकल बॉल अच्छी करते हैं, स्लोअर वंस डिफरेंट तरीके से करते हैं और स्पेशली आरसीबी ने इनको मिडिल ओवर में यूटिलाइज़ किया, डेथ ओवर्स में यूटिलाइज़ किया, पावर प्ले के लास्ट के ओवर्स में यूटिलाइज़ किया, इन्होंने विकेट लेकर के दिखाया है। सो टी20 क्रिकेट में बीच में पार्टनरशिप ब्रेक करना, ज़रूरत पड़ने पर विकेट लेना, जब सामने वाली टीम आपको मारने की तरफ आती है, स्कोर करने की तरफ आती है, तो उस वक्त विकेट निकालना, ये सारी खूबियाँ इनके साथ रही हैं। याद रखिएगा कि ये रेड बॉल क्रिकेट के भी बेहतरीन गेंदबाज हैं, अच्छी गेंद इनके हाथ से निकलती है और वहां पर भी गेंद को मूव कराने की काबिलियत इनके पास है। शायद आरसीबी ने उस तरह से इनको इस्तेमाल नहीं किया और उस जगह उतना मौका नहीं दिया, लेकिन वो काबिलियत भी इनके पास है। उसके बाद एक और तेज गेंदबाज की बात करें जिसके बारे में बात तो पिछले 3 सालों से हो रही है, मैं बात कर रहा हूं कार्तिक त्यागी की। क्योंकि कार्तिक त्यागी अंडर 19 डेज में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया और वो लहराती हुई गेंदें सबके जहन में आज भी ताज़ा होंगी, लेकिन उसके बाद ये खिलाड़ी पूरी तरह से बदल जाता है, एक डेथ गेंदबाज के रूप में डेवलप होता है। और स्पेशली पंजाब के अगेंस्ट जो उन्होंने 8-9 रन बचाए थे, उसके बाद से सनराइजर्स हैदराबाद में जाते हैं और पेस जिस तरह से इंक्रीज होती है, 145 क्लिक्स तक गेंदबाजी कर सकते हैं। साथ में आप याद करिए वही गेंदबाज है जिसके पास गेंद लहराने की काबिलियत थी, वो स्विंगिंग यॉर्कर्स उनके हाथ से निकलती हुई आज भी आप सबके जहन में ताज़ा होंगी। लेकिन जो उनकी गेंदबाजी में डेवलपमेंट एज ए डेथ बॉलर, एज ए टी20 बॉलर, अपनी गेंदबाजी में वेरिएशंस ऐड करना, स्लोअर वंस ऐड करना, बाइट आउटसाइड द ऑफ स्टंप यॉर्कर डालना, बाउंसर्स का सटीक इस्तेमाल करना, ये जो सारा एडिशन हुआ है वो एज ए बॉलर उनको कहीं ना कहीं कंप्लीट करता है। जो शिकायत मेरी उनसे रहेगी वो सिर्फ इतनी रहेगी कि बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट है, बहुत अच्छा टैलेंट है इंडिया के लिए, लेकिन ये बेस नहीं होना चाहिए। अगर आपको आपकी गेंदबाजी में प्रॉपर डेवलपमेंट चाहते हैं और हर तरह से आप स्किल एनहांसमेंट चाहते हैं तो आपको लॉन्गर फॉर्मेट ऑफ द गेम की क्रिकेट जरूर खेलनी चाहिए, जो वो डोमेस्टिक में यूपी के लिए नहीं खेल रहे। वो क्रिकेट जब आप खेलेंगे ना तो आप डिफरेंट सिचुएशंस में टेस्ट होंगे, आपको अपनी स्किल एनहांसमेंट का मौका मिलेगा। एज अ बॉलर आप गेम को और बेटर अंडरस्टैंड करना शुरू करेंगे और एक जो विकेट टेकिंग आर्ट होती है जब आप लॉन्गर फॉर्मेट ऑफ द गेम में खेलते हैं तो वो जरूर कहीं ना कहीं डेवलप होती है। प्रॉस्पेक्ट बहुत अच्छे हैं, पेस उनके पास है, एज अ टी20 बॉलर इवॉल्व हुए हैं और पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखें जिस तरह से अंडर 19 में गेंदबाजी करते थे तो नई गेंद के भी बेहतरीन गेंदबाज है। फ्रेंचाइजी क्रिकेट में उनको अभी उस तरह से यूटिलाइज नहीं किया जा रहा जैसे हर्षदीप के साथ हुआ था। जब 2018 अंडर 19 वर्ल्ड कप में आए थे तो वो नई गेंद के गेंदबाज थे, बट आईपीएल खेले तो पुरानी गेंद के गेंदबाज बन करके रह गए, टीमों ने उनको नई गेंद से इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन जब इंडिया गए और उन्होंने पहले ही मैच में जेसन रॉय को जिस तरह से लटकाया तो सारी दुनिया को एहसास हो गया कि अर्शदीप सिंह सिर्फ डेथ बॉलिंग के बॉलर नहीं है, वो नई गेंद के भी उतने ही अच्छे गेंदबाज हैं। तो यही चीज़ कार्तिक त्यागी के बारे में भी है, क्योंकि वो इंडिया अंडर 19 टीम के प्रीमियर बॉलर थे, स्विंग गेंदबाज थे। तो वो जब डेवलपमेंट ये सारी हुई है तो बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉस्पेक्ट हैं, पेस और सारी चीज़ों को अगर आप कंसीडर कर लें, लेकिन ये बेस नहीं होना चाहिए, उनको जरूर डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी चाहिए, स्पेशली लॉन्गर फॉर्मेट ऑफ द गेम। उसके बाद मैंने इस लिस्ट में नंबर 1 पर जिस खिलाड़ी
खिलाड़ी को पिक किया है जो शायद इंडिया के लिए एक रेडीमेड चॉइस हो सकता है। क्यों? क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट में अगर आप देखें तो बहुत सालों से खेल रहे हैं और इस साल वो पर्पल कैप की लिस्ट में भी है। मैं बात कर रहा हूँ तुषार देशपांडे की। इससे पहले भी इनकी गेंदबाजी की चर्चाएं रही हैं, दिल्ली कैपिटल्स में भी खेले हैं और कुछ पैचेज में इन्होंने अच्छी गेंदबाजी करी है। इनके बारे में खास बात आप कह सकते हैं कि जो एक हैवी बॉल होती है वो बड़ी स्पेशल चीज़ होती है, हर किसी के पास नहीं होती। कुछ गेंदबाजों के पास होती है वो हैवी बॉल जो आके बल्लेबाजों के स्टिकर पर लगती है और वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं, एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है, उसको हिट करना कई बार थोड़ा सा मुश्किल होता है बल्लेबाजों के लिए। तो ये उस तरह के गेंदबाज हैं, ये चीज़ इनके पास हमेशा से थी, लेकिन आईपीएल में उसका डिस्प्ले उतना बेहतर देखने को नहीं मिला। शायद विकेट के पीछे एमएस धोनी का होना, उनको वो क्लैरिटी देना और गेंदबाजी को बेटर अंडरस्टैंड करना कि अकॉर्डिंग टू द फील्ड कैसे गेंदबाजी करनी है, ये डोमेस्टिक सीजन भी उनके लिए बहुत अच्छा गया था। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में ज़बरदस्त गेंदबाजी उन्होंने की थी, सो उसका रिफ्लेक्शन भी कहीं ना कहीं आपको देखने को मिला। साथ में शायद एमएस धोनी का होना, उनकी मेंटरशिप में खेलना, उनके मेंटल एस्पेक्ट ऑफ द गेम को बहुत अच्छी तरह से डेवलप किया है। तो उस लिहाज से अगर देखें तो ज़बरदस्त गेंदबाज नज़र आ रहे हैं। अब देखना यह है क्या वो इंडिया सिलेक्शन के हकदार बन सकते हैं, क्योंकि ये बाकियों की तरह बहुत यंग नहीं है जिनको आप 2, 4, 6 साल बाद देखेंगे। ये शायद आने वाले साल, 1.5 साल में आपके इंडिया सिलेक्शन के हकदार हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं इस तरह का गेंदबाज आपको चाहिए। नई गेंद कर सकते हैं, मिडिल ओवर में लेके आइए, वहाँ भी विकेट देते हैं, डेथ में भी आपके लिए अच्छा मिक्स करके देते हैं। और स्पेशली जो कैरेक्टर इन्होंने इस सीजन दिखाया है, पहले मैच में बुरी तरह से पिटने के बाद जो वापसी रही है, जो कैरेक्टर इनका रहा है, वो देखने लायक रहा है। तो दोस्तों ये तो है मेरी 5 पिक। अब इनमें से एक पिक करनी है। पांचों ही एक्चुअली डिफरेंट प्रॉस्पेक्ट में देखें तो अपनी जगह बेस्ट हैं। कोई आपको अच्छी पेस वाला गेंदबाज नजर आता है तो कोई ऑलराउंड गेंदबाज है, किसी के पास कुछ काबिलियत है तो किसी के पास कुछ काबिलियत है, लेकिन मैं शायद इन सब में पिक करूंगा हर्षित राणा को फॉर फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट। जो अच्छी तेज़ गेंदबाजी की बात हम जिसके बारे में कर सकते हैं, क्योंकि वो इनमें सबसे यंग हैं। बाय द टाइम डेवलपमेंट और होगी और जैसे जैसे मसल्स स्ट्रेंथन होंगी ये पेस आपको बेहतर देखने को मिलेगी। एक्यूरेसी उनके पास है, अच्छी हाइट होना उनको एक्स्ट्रा बाउंस जरूर दिलाएगा। लॉन्गर फॉर्मेट ऑफ द गेम का आइडिया उनको बेटर गेंदबाज बनाएगा, लेकिन उनको अपने T20 के गेम को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और उसमें आने वाले सालों में डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। आपकी पिक क्या है आप सब जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो डिस्कशन आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करें और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।